गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू मेंटर 365 गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस। तो भाई आज हमारी सीरीज का दूसरा दिन है। पेडागोजी सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है यूट्यूब पे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस है सारी की सारी। और हम तीनों लेवल के, लेवल 1, 2 और 3 तीनों लेवल के क्वेश्चंस करवा रहे हैं पेडागोजी के। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। अभी 2 से 3 मिनट हैं 11 बजने में। तो मेरे भाई जब तक समझ लेते हैं कि क्या क्या है, कि भाई पेडागोजी के टोटल कितने हमारे 35 क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में। कितने? 35 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं वो सेक्शन ए से आते हैं, और जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो सब्जेक्ट पेडागोजी के आते हैं। सब्जेक्ट पेडागोजी के आते हैं। जो सब्जेक्ट पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम इन्हीं के साथ साथ कवर करते हैं। रोज 35 क्वेश्चंस की एक सीरीज आती है, जिसमें 5 क्वेश्चंस जो होते हैं, लास्ट के 5 क्वेश्चन होते हैं, वो किस चीज़ पे बेस होते हैं? वो हमारी सब्जेक्ट पेडागोजी से बेस होते हैं। उसमें हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। पहले हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और मैथ, जो अपने 5 मेन सब्जेक्ट हैं, इन सब को कवर करते हुए चलेंगे। और लेवल 1, 2, 3 इनके भी सब्जेक्ट्स को हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है भाई। तो ये सीडीपी की सीरीज तीनों लेवल के लिए है। तो और बाकी मैं बता देता हूं कि जो पूरा वेटेज है, अगर ये सीटेट का पेपर पार करना है तो 23.3% हमारा टोटल वेटेज है किसका? अपने सब्जेक्ट का, सीडीपी का। तो मेरे भाई अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, 20 दिन का टाइम अभी भी बचा है पेपर में, और 20 दिन इस सीरीज को फॉलो कर लो ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या करना क्या है, तुम्हें 1 घंटे सीरीज देखनी है, उसके बाद इस पीडीएफ से रिवीजन करके जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे, जिन क्वेश्चंस के आंसर आपके गलत हो रहे हैं, पहले मैं आपको दिखाऊंगा। अपना एक पेपर निकाल लेना, पेपर पे आपने अपने आंसर्स मार्क करते रहना, कमेंट में बता देना कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। या फिर आज ही आप अपना मॉक टेस्ट लगा लो, उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाने के बाद में अपना स्कोर लिख लो कि सीडीपी में आज इतना स्कोर है। और 20 दिन बाद में मेरे भाई जब ये सीरीज खत्म हो, उस दिन फिर से मॉक टेस्ट लगाना, और उसके बाद में देख लेना कितना फर्क है कितना नहीं है, कि ये सीरीज कितनी इफेक्टिव है। ठीक है। तो अभी 11 बज गए हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट करते ना हुए कि हम आगे बढ़ते हैं। कि अपना डे 2 है, ये सेट 2 है किसका? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द मेन लॉ ऑफ द लर्निंग एज द प्रिस्क्राइब्ड बाय थॉर्नडाइक? कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए लॉज में से कौन से इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है थॉर्नडाइक का दिया हुआ? तो भाई देखते हैं कि सबसे पहले अपनी अप्रोच के बेसिस पे चलते हैं कि हमें सबसे पहले किसको, जो हमारे कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को मार्क कर लेना है कि कौन सा नोट है या नहीं है हमारे क्वेश्चन में। क्योंकि नोट के बेसिस पे हमारा आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, क्योंकि हमें आंसर मार्क करने में उस टाइम पे परफॉर्मेंस प्रेशर होता है पेपर देते टाइम। और उस प्रेशर के चक्कर में हम क्या कर लेते हैं कि जल्दीबाजी में हमें आता हुआ क्वेश्चन गलत कर लेते हैं, जो कि हमारा 1 नंबर खराब कर देता है। ठीक है। तो नोट को मार्क करते हुए फिर हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडिनेस। तो इसके थॉर्नडाइक ने 2 टाइप के लॉज दिए गए थे। 2 टाइप के कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो प्राइमरी लॉज के बारे में आप पूछे कि जो ऑप्शंस में आपको दिख रहे हैं वो चारों के चारों, 4 में से 3 है, इन तीनों में से जो मैंने मार्क करे हैं ये इसके प्राइमरी लॉज है। तो आंसर तो हमारा यहीं से निकल के आ गया कि लॉ ऑफ जर्नलाइजेशन, कि ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, लॉ ऑफ जर्नलाइजेशन। बाकी 3 नोट पूछे हैं तो ये हमारे आंसर्स नहीं होंगे। तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले इनको ऑप्शंस को थोड़ा सा समझ लेते हैं। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या होता है? कि भाई थॉर्नडाइक ने दी थी, वो लर्निंग पे बेस्ड थ्योरी दी थी कि हम सीखते कैसे हैं। तो सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या होना पड़ता है? रेडी होना पड़ता है, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है, अपने माइंड का मेकअप करना पड़ता है कि कैसे हम इस चीज़ को, इस टास्क को करने के लिए रेडी हैं या नहीं है। क्योंकि एस्टेट का पेपर देने से पहले, अभी ये पेपर की डेट आने से पहले आप इस चीज़ के लिए रेडी हुए थे। कब हुए थे? जिस टाइम आपने बीएड करी, उसके बाद आपने सोचा होगा कि मुझे एस्टेट क्लियर करना है और हरियाणा में भाई सरकारी मास्टर लगना है, मास्टर नहीं लगना है। तो उस टाइम पे आपने क्या किया कि रेडीनेस दिखाई, कि जिस टाइम पे आपने एस्टेट का फॉर्म फिल किया था वो रेडीनेस का पार्ट है आपका। उसके बाद में लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है कि रेडीनेस के बाद में आपने इस गोल को अचीव करने के लिए कितनी प्रैक्टिस करी, क्या क्या आपने इस पेपर को एनालिसिस किया होगा, मॉक टेस्ट दिया होंगे, आपने कहीं से बैच लेके पढ़ा होगा, अभी भी पढ़ रहे हो पेपर से पहले, तो वो कौन सा एक्सरसाइज में आता है। एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। एक्सरसाइज 2 पार्ट्स में कौन कौन सी? लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज का मतलब है कि जिन चीजों को हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीजें हमें लॉन्ग रिटेंशन पावर में जाते हैं, कि हमें लंबे समय तक वो चीजें याद रहती है। जिन चीजों की हम बार बार प्रैक्टिस नहीं करते उन चीजों को हम भूलते जाते हैं।
ठीक है, ये चीज़ आप अपने रियल लाइफ में भी देखते होंगे कि जिन सब्जेक्ट की या जिस मैथ का लगा लो या कोई भी सब्जेक्ट लगा लो, जिनके आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, जिनको ज़्यादा क्वेश्चंस लगाते हो, आपको याद रहते हैं, जिनके आप कम प्रैक्टिस करते हो क्योंकि आपके दिमाग में फोबिया बना हो, या तो मैथ का होगा या इंग्लिश का किसी एक चीज़ का फोबिया होगा कि ये चीज़ तो याद ही नहीं होती, ये चीज़ तो उनके हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसका यूज कम करने जाए। जिन चीज़ों का हम यूज कम करते हैं वो हमारी मेमोरी में वो कम जाती हैं, हमें लंबे समय तक याद नहीं रहती, उन चीज़ों को हम भूलते जाते हैं। और उसके बाद में जिन चीज़ों को ज़्यादा यूज करते हैं वो लॉन्ग रिटेंशन पावर में जाती है और हमें लंबे समय तक याद होती है। उसके बाद में इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? लॉ ऑफ इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि प्रभाव का नियम, कि जो हमारी लर्निंग हुई है, जो हमने सीखा है, उसका हमारे बिहेवियर में क्या चेंज हुआ है, वो परमानेंट लर्निंग की। लर्निंग पढ़ते टाइम हमने एक चीज़ देखा था कि लर्निंग कैसे होती है, ग्रेजुअली होती है, धीरे धीरे होती है। और वो धीरे धीरे जो लर्निंग होती है वो किसमें, हमारे जब लॉन्ग टाइम तक अगर वो चीज़ें चलती रहती है तो हमारे बिहेवियर में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। कि जो हमारे बिहेवियर में शो होता है उसे हम लर्निंग बोलते हैं। तो जो इफेक्ट आता है, जो प्रभाव होता है किसी लर्निंग का, कि किसी चीज़ को सीखने के बाद, जैसे अभी आपने फॉर्म फिल किया, पढ़ाई करी, और जो इफेक्ट इसका क्या आएगा कि आपका सीटेट एग्जाम पास होगा, एचटेट एग्जाम आपका पास होगा, और उसके बाद हरियाणा में जो भी आगे एग्जाम होंगे उनमें आप टीचर के लिए जो भी एग्जाम होंगे उसमें आप एलिजिबल होंगे, वो भी आप पास करके एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। तो वो आपके किस में, इफेक्ट में आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है कि सामान्यकरण का नियम, जो कि थॉर्नडाइक जी ने इस नियम के बारे में बात नहीं करी। थॉर्नडाइक के 3 ही नियम थे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इफेक्ट एंड रेडीनेस। ये कौन से प्राइमरी लॉज के अंदर आते हैं, और सेकेंडरी लॉज अलग हैं जिनके बारे में हम अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस जो ये वर्ड है, ये सबसे पहले किसने दिया था, कि सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात किसने की थी? जो मैंने बताया था कि आपका जो एग्जाम होता है वो 70 से 80% एग्जाम होता है वो डूएबल होता है, मतलब डूएबल इजीली। आप उसको स्टेटमेंट से, एलिमिनेशन मेथड से उसको आप इजीली करके निकल सकते हो। पर जो 20% पेपर होता है वो किस पे, फैक्ट बेस होता है। उसमें ये ऐसे वर्ड्स पूछे जाएंगे कि जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस पूछ ली, किसी साइकोलॉजिस्ट के बारे में पूछ लिया कि उससे एसोसिएटेड टर्म कौन सी है, तो उन सब चीज़ों पर फैक्ट बेस के लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। तो उसी डीप स्टडी के लिए मैं यहाँ पे हूँ कि उनसे जो जितने भी फैक्ट प्रीवियस में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने वाले उन फैक्ट्स पे हम बात करेंगे। जो क्वेश्चन नहीं आते मेरे भाई उनको नोट कर लेना, और जो नहीं आते कम से कम एक सेट के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आएंगे, ज़्यादा होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखते जाओ। और उन क्वेश्चंस को जैसे ही आपका ये क्लास लेने के बाद पीडीएफ को रिवाइज करने के बाद फिर उन क्वेश्चंस का दोबारा रिवीजन करो। दिन के 5-7 क्वेश्चन है, आपको देखना है धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस सीरीज में आगे बढ़ते जाओगे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते जाएंगे और मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है भाई, तो उसके बाद में इन चारों में से फेडरिक एंड द क्रिक, हेनरी एंड द पीटर, जोन्स एंड द कॉनबैक, मेयर एंड द सोल्वे, इनमें से कौन था जिन्होंने किसके बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करी थी? तो जिस टाइम पे हमने इमोशनल इंटेलिजेंस और एडजस्टमेंट पढ़ा था उस टाइम पे हमने 2 बंदों के नाम सुने थे कि मेयर एंड सोल्वे ने सबसे पहले 1919 में किसके बारे में, 1963 में किसके बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करी थी। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि अपने और दूसरों के इमोशंस को समझना, खुद के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना, दूसरे के इमोशंस को समझना, किसके अंदर आता है, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन एनालिसिस द बिहेवियर ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड एंड द फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ हिज और हर लर्निंग डिफिशियंसी, कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम, अधिगम, अयोग्य, कि जो लर्निंग नहीं कर सकते उनके लिए बालकों को व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों को जानने का प्रयास पर आधारित है। कि अगर कोई अधिगम नहीं करता, जिसके अंदर लर्निंग डेफिशिएंसी है, तो उसको हम एनालिसिस करके उनके कारणों को कैसे हम जान सकते हैं? तो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। उसके बाद में साइको एनालिटिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच, इंडिविजुअलाइज अप्रोच इंस्ट्रक्शंस और मल्टी सेंसरी अप्रोच। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास, इसके बारे में हमें एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। इनसे पहले देखो, सबसे पहले मल्टी सेंसरी अप्रोच। मल्टी सेंसरी अप्रोच हम तब लगा सकते हैं कि सबसे पहले उसका कोज पता हो। उसको कोज कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले किसी बच्चे को कोई डिफिशिएंसी है, लर्निंग डिफिशिएंसी है, उसका पता कैसे कर सकते हैं हम
कि अगर किसी बच्चे को कम सुनाई दे रहा है, अगर वो लिखने में प्रॉब्लम है, उसमें रीडिंग में प्रॉब्लम है, और वो सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम किसी चीज़ को देखने के लिए क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करते हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखता है। कि अगर आप टीचर हो तो टीचर सबसे पहले, अगर बच्चा आ रहा है नोटबुक लेके आ रहा है, अगर किसी बच्चे को लिखने में डिस्ग्राफिया, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, डिसकैल्कुलिया, मैथमेटिक इक्वेशंस लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए क्या करोगे, आप उसकी नोटबुक को देखोगे। नोटबुक देखने के बाद आप सबसे पहले क्या कर रहे हो, उसमें ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। तो ऑब्जर्वेशन किस में आती है? ऑब्जर्वेशन इन सब में से, अगर ये 4 ऑप्शंस हमारे लिए लिखे गए हैं, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किन के बारे में पढ़ा था, कौन सी अप्रोच थी जहां पे हमने ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा था? उसका ऑब्जर्वेशन सबसे पहले हमने किसमें, व्यवहारवादी उपागम के अंदर, व्यवहारवादी अप्रोच के अंदर, बिहेवियरल अप्रोच है ना, उसके अंदर हमने किसका, ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ा था। कि हम किसी चीज को ऑब्जर्व करके जैसे बिहेवियरिस्टिक अप्रोच कौन कौन सी होती है, ऑब्जर्व करके हमने किसको, पावलो को, या फिर किसको, इवान पावलो और बीएफ स्कैनर के बारे में जो उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेट कंडीशनिंग दी थी, उसके अंदर हमने किसका, बिहेवियर को ही तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उसके बिहेवियर में हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर लें। एक में स्टिमुलस की वजह से, एसोसिएशन की वजह से चेंज कर ले, दूसरे में रिस्पॉन्स की वजह से हम चेंज कर रहे हैं कि रिस्पॉन्ड क्या हो रहा है। एक में में किसी चीज को इंट्रोड्यूस, एसोसिएट करके हम किसी चीज की लर्निंग सीख रहे हैं, दूसरे में हम किसको, किसी चीज को पर रिवॉर्ड या पनिशमेंट या फिर उसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे सीख रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आ गया किससे, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच से लेके। उसके बाद में दूसरी क्या है, इंडिविजुअलाइज अप्रोच इंस्ट्रक्शन। इंडिविजुअलाइज अप्रोच हम कब करेंगे, इंडिविजुअलाइज अप्रोच बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के बाद का पार्ट है। कि अगर किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है, कोई भी चीज, अगर किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम कि बोर्ड से दूर का उसे दिख नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले उसके आंखों से पता चल जाएगा कि वो बार बार आंखें रब कर रहा है, उसके वो आंखों से कॉन्टिन्यूस पानी आ रहा है, या फिर वो दूसरे के साइड वाले की नोटबुक से देख के लिख रहा है। तो ये किसमें, हमने जिस टाइम पे टीचिंग एड्स वगैरह पढ़े थे, या फिर जहां पे हमने किसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज पढ़ी थी, उस टाइम पे हमने डीप में पढ़ी थी ये चीजें। तो उसी चीज पे बेसिस में आपको बता रहा हूं कि बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के बाद में इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन अप्रोच आएगी। उसके बाद में मल्टी सेंसरी अप्रोच का मतलब क्या होता है कि मल्टी सेंस, जिसमें ज़्यादा सेंसेज यूज हो, कि विजुअल एड्स हो गए, वीडियोस दिखा देना, वीडियो में क्या हमें दिख भी रहा है, सुनाई भी दे रहा है हम, या फिर किसी मॉडल पे काम करना, दिखना सुनाई सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह, वो किसमें, मल्टी सेंसरी में। तो सबसे पहले ये अप्रोचेज तो हमें बाद में यूज आएंगे ना, ये वाली तो बाद में। कि सबसे पहले कौन सी, साइको एनालिटिकल अप्रोच, कि जब तक हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं होगा कि किस टाइप की उसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, तब तक हम कौन सी अप्रोच लगा सकते हैं। तो सबसे पहले पूछा है कि कौन सी अप्रोच लगा सकते हैं, तो उसके लिए बिहेवियरल अप्रोच, व्यवहारवादी उपागम का यूज करते हैं। ठीक है, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, सेम वही, कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, लेटेंट लर्निंग का, ये वही कॉन्सेप्ट है, फैक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट है कि लेटेंट लर्निंग सबसे पहले किसने दी थी, तो एडवर्ड चेज और टोलमैन। एडवर्ड चेज और टोलमैन ने लेटेंट लर्निंग के बारे में बताया था। ठीक है, हु वॉज द मेन प्रोफाउंडर ऑफ द फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म का मेन प्रोफाउंडर कौन है, कि इन चारों में विलियम जेम्स, जेबी वॉटसन, क्लार्क हल्क, एडवर्ड टोलमैन। कि स्ट्रक्चरलिज्म का कौन है, कि जो स्ट्रक्चर से, जैसे आपने अलग अलग स्कूल्स पढ़ी थी, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की जो अलग अलग स्कूल्स थी उनके बारे में बताया होगा, कोई फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म। तो सबसे पहले किसने, कि हु इज द फादर ऑफ, मेन प्रोफाउंडर कौन है, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कौन है। ठीक है, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म कौन है उसके बारे में पूछा है। तो फादर ऑफ फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स है। कौन है, विलियम जेम्स, फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। ठीक है, उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द इनेट मोटिव। तो निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है, कि जन्मजात जो हमें इनेट मतलब जन्म के साथ ही जो चीजें हमें, एक तो होता है इनेट और एक होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड होता है कि जन्म के बाद किसी स्किल्स को हम एक्वायर करते हैं, किसी चीज को हम प्रैक्टिस से सीखते हैं। पर इसमें इनेट मतलब जन्म के साथ ही जो चीजें हमें मिली है उसके बारे में पूछा है कि कौन सा मोटिव है, कि अभिप्रेरक है, मोटिवेशन का सोर्स है, कि कौन सा हमें मोटिवेट करता है उस चीज को, किसी काम को करने के लिए या फिर उन सब चीजों के लिए। तो अवार्ड्स, हंगर, पनिशमेंट और इंसेंटिव। ठीक है,
तो एक थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि जन्म के साथ ही पूछा है, तो जन्म के साथ ही आपने देखा कि जन्म के साथ कभी कोई पुरस्कार को एसोसिएटेड करते हुए? पनिशमेंट तभी मिलती है जब कब हमें कोई गलती करते हैं उसके साथ ही। प्रोत्साहन भी, इंसेंटिव्स भी, कहीं काम करेंगे तभी इंसेंटिव मिलेंगे, वो सब चीज़ें। तो ये सब कहाँ से? ये एक्वायर्ड स्किल्स के बेसिस पे हैं कि कहीं पे पनिशमेंट करेंगे या कहीं पे रिवॉर्ड मिलेंगे, तो वो सब चीज़ें किसके बेसिस है? वो सब चीज़ें हमारे जन्म के बाद एक्वायर्ड स्किल्स पे बेसिस है। पर जो हंगर है, जो भूख है, भूख हमें जन्म के साथ मिलती है कि जो हमें मोटिवेट करती है, जितना भी काम कर रहे हैं, जॉब चाहिए, सब चीज़ चाहिए, किसके लिए चाहिए? हंगर के लिए चाहिए। अपनी जो भूख है उसी को तो मिटाने के लिए चाहिए। अगर हमें भूख ही ना लगे, कुछ भी ना लगे, तो कौन क्यों इतना कमा रहा है, क्यों इतना वो कर रहा है? ठीक है, तो वो सब चीज़ें कहाँ से? जो एग्जाम्पल किसका है? इनेट मोटिव का है, जो हमें जन्मजात ही, हमारा जो जन्म से ही हमारे साथ होती है, उसी के बारे में। कि इन विच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट द सेक्सुअल चेंजेस दैट अकर इन द चाइल्ड्स बॉडी स्टार्ट टू अपीयर, कि बालक के शरीर में होने वाली लैंगिक परिवर्तन विकास के कौन सी अवस्था में दिखाई देने वाले प्रारंभ हो जाते हैं। कि यहाँ पे ये क्वेश्चन कहाँ से आया? डेवलपमेंटल स्टेजेस से आया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं कि कौन सी स्टेज है जिसमें किसमें जो सेक्सुअल एलिमेंट्स होते हैं, जो सेक्सुअल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, उन्हीं के बारे में पूछा है कि कौन सी स्टेज के अंदर, जो हमने अलग अलग इन्फेंसी, चाइल्डहुड, लेटर अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, एडल्टहुड, ये हमने अलग अलग स्टेजेस पढ़ी थी, तो उन्हीं के बेसिस पे कौन सा है। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड, लेटर एडोलेसेंस, एडल्टहुड और प्यूबर्टी। तो ठीक है, कि हमारे बॉडी में सेक्सुअल चेंजेस कब होते हैं? थोड़ा सा सोचो कि ये तो ऑब्जर्व करके भी या फिर वैसे भी उस चीज़ का आंसर हम कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में सेक्सुअल चेंजेस कौन सी स्टेज पे होते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड की एज में हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं या नहीं होते? चेंजेस होते हैं, पर सेक्सुअल चेंजेस होते हैं या नहीं होते, ये बताओ मुझे। अर्ली चाइल्डहुड में क्योंकि एज छोटी होती है, उस टाइम पे हमारी एज अर्ली चाइल्डहुड 6 से लेके और 12 साल तक होती है, तो 6 से 12 के बीच में हमारे बॉडी के अंदर सेक्सुअल चेंजेस नहीं होते। उसके बाद में लेटर एडोलेसेंस अबाउट 18 आते हैं, कि लेटर एडोलेसेंस के 18 के बाद वाली चीज़ें होती है, 18 से बाद के आसपास वाली एज होती है। तो 18 से बाद से पहले ही हमारी बॉडी में जो सेक्सुअल चेंजेस होते हैं वो ऑलरेडी हो चुके होते हैं। उसके बाद में अडल्टहुड का मतलब है कि 20 के बाद में जो एज ग्रुप है उसकी बात हो रही है, जब हम बिल्कुल अडल्ट हो जाते हैं। तो उन सब चीज़ों में तो एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है, वो कौन सा? प्यूबर्टी। तो जो हमने कौन से अलग अलग सब्जेक्ट में, जैसे साइंस में पढ़ा था कि प्यूबर्टी आने पे क्या क्या हमारे कौन से बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं, हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे कि जिस टाइम पे दाढ़ी मूंछ आना स्टार्ट होती है, तो वही सब चीज़ें होती हैं कि जिस टाइम पे हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, कि हमारे एग्स और स्पर्म बनना स्टार्ट होते हैं, वो कौन से? हमारी प्यूबर्टी की स्टेज होती है। तो उसी स्टेज की बात कर रहे हैं कि कौन से? वय संधि काल। और जो अदर स्टेजेज हैं जिनके बारे में, या तो कोई तो प्यूबर्टी से पहले की स्टेज है और कोई प्यूबर्टी के बाद की स्टेज है। तो हमारा आंसर कौन सा है इसमें? हमारा आंसर है कि प्यूबर्टी। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग, कि क्लासिकल कंडीशनिंग का दूसरा नाम क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग किससे एसोसिएटेड है? क्लासिकल कंडीशनिंग किससे एसोसिएटेड है? कि हमने 2 कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा है अभी तक, एक तो ऑपरेंट कंडीशनिंग और एक क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में किसका है? कि ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी। तो ऑपरेंट यानी ऑपरेशन किस पे हो सकता है? ऑपरेशन स्किन पे हो सकता है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का क्या होता है? ऑपरेंट का BF स्किनर। और क्लासिकल कंडीशनिंग का कौन है? इवोन पाउलो। ठीक है, तो इनके नाम याद रख सकते हो आप। तो हमें यहाँ पे इसकी इवान पाउलो के किसके बारे में पूछा गया है? क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में पूछा गया है कि उसका अदर नेम क्या होता है। तो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया था, जिस टाइम पे मैं बिहेवियरिज्म पढ़ा रहा था उस टाइम पे, कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है,
कि किस चीज़ से एसोसिएटेड होते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग स्टिमुलस से एसोसिएटेड होती है। स्टिमुलस मतलब किसी चीज़ को एसोसिएटेड करते हैं, लर्निंग के साथ हम किसी चीज़ को जोड़ते हैं, कि जैसे फूड के साथ हमने किसको, बैल को एसोसिएटेड किया था। ये डॉग वाला है कि जिसको बैल बजाते ही क्या आ रहा था, सलाइवा, वो वाला एक्सपेरिमेंट है। तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि हमने किसको, बैल को फूड के साथ एसोसिएटेड कर दिया था। पहले डायरेक्टली क्या मिल रहा था, फूड मिल रहा था, फूड को देख के डॉग को सलाइवा आ रहा था। उसके साथ क्या किया, जैसे ही फूड आता उससे पहले हम क्या, बैल बजाते फिर फूड देते, बैल बजाते फूड देते, बैल फूड बैल फूड, ये क्या हो गई, उसकी कंडीशनिंग हो गई। तो कंडीशनिंग में क्या एसोसिएटेड कर दिया हमने फूड के साथ, बैल हमने एसोसिएटेड कर दिया। एक टाइम पे आके देखा कि हमने अकेली बैल बजाई, डॉग को सलाइवा आ गया, तो क्या हो गया, एसोसिएटेड हो गई। तो हमने क्या कुछ ऐड किया, ऐड किससे करते हैं, स्टिमुलस से करते हैं। तो स्टिमुलस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टिमुलस को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या आएगा कि टाइप एस कंडीशनिंग, टाइप एस कंडीशनिंग किसमें, स्टिमुलस से एसोसिएटेड होते हैं, जो हम एस प्रकार के अनुबंधन की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग, टाइप एस कंडीशनिंग इसका अदर नाम है, जो कि इवान पाब्लो ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ बाय द इरेक्शंस फॉर द स्टेज इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी, कि इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी का, कि परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए इरेक्शन का कौन सा आयु समूह बताया गया है। कि इरेक्शन ने 8 स्टेजेस दी, एरिक इरेक्शन ने 8 स्टेजेस दी थी किसकी, कि जब कोई इंडिविजुअल कि उसको पॉजिटिव और नेगेटिव जो उसके आउटकम्स होते हैं, किसी भी एज ग्रुप में जब उसको पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम्स होते हैं, तो वो एक किस एज ग्रुप में कौन से आते हैं, उनके एसोसिएट किया था उन्होंने किससे, इन्फेंसी से लेके और ओल्ड एज तक। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में है कि उनकी जो थर्ड स्टेज है, अब आप लगा सकते हो कि इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी उनकी कौन सी थर्ड स्टेज है, उस थर्ड स्टेज में कौन सा एज ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो 0 से 2 इन्फेंसी फर्स्ट स्टेज, 3 से 6 सेकंड स्टेज अर्ली चाइल्डहुड वाली, जो उन्होंने किस पे, पहली ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट दिया था, उसके बाद में सेकंड स्टेज थी, उसके बाद में ये थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज का एज ग्रुप ये हो गया। और 18 मंथ एंड 3 ईयर, ये भी कौन सा सेकंड स्टेज के बेसिस पे आ गया। 12 to 20 ईयर, जहाँ पे 6 ईयर पे हमारी सेकंड स्टेज खत्म हो रही है, तो 12 से स्टार्ट ही नहीं हो सकती। तो 6 से 11 एक ही ऑप्शन में है, 6 से 11 एक ही ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये कुछ 8 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी हैं इनके बारे में एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। स्टेज नंबर 1 क्या है, 0 से 1.5 ईयर तक है इन्फेंसी, इसका टाइम पीरियड होता है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ट्रस्ट अगर कोई पॉजिटिव आउटकम आएंगे तो बच्चा क्या करेगा, जो उसके केयर गिवर्स है, जो उसका ध्यान रखते हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं, उनकी तरफ क्या होगा, पॉजिटिव आउटकम आएगा। पॉजिटिव आउटकम में उसका क्या होगा कि वो लोगों पे क्या करेगा, ट्रस्ट करेगा, विश्वास करेगा। विश्वास जैसे बढ़ेगा तो वो उनके साथ रहेगा, उनके साथ उनकी कंपनी एसोसिएट करेगा, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील करेगा वहाँ पे। उसके बाद में नेगेटिव आउटकम में क्या होगा कि उसके अंदर फियर जनरेट हो जाएगा, सस्पिशियस हो जाएगा और इनसिक्योरिटी फील करेगा। वो सिक्योर फील ना करके इनसिक्योर फील करेगा। उसके बाद में 1.5 से लेकर 3 ईयर में टोडलर में आता है कि ऑटोनॉमी वर्सेस सेफ। अगर पॉजिटिव आउटकम आएगा तो वो बच्चा क्या अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करेगा। इंडिपेंडेंट कैसे, अगर वो खेल रहा है, खेलते टाइम अगर उसके पेरेंट्स ज़्यादा रोका टोकी नहीं कर रहे, अगर कोई वो खिलौना भी तोड़ रहा है तो पेरेंट्स उसमें पॉजिटिव चीज़ देखते हैं। पॉजिटिव क्या कि चलो इसमें देख रहा है कि इसके अंदर क्या क्यूरियोसिटी है, उसके अंदर नई चीज़ों को जानने की, खोजने की, क्या है क्या इसके अंदर, तो वो क्या करेगा, अगर उसे डांट नहीं पड़ रही, उसे इंजॉय करने दिया जा रहा है कि अगर वो फर्श पे घूम रहा है या कुछ भी कर रहा है तो उसे इंजॉय करने जाए, एक्सप्लोर करने दिया जा रहा है। अगर बच्चा एक्सप्लोर करेगा तो वो क्या पॉजिटिव आउटकम, अपने आप को इंडिपेंडेंट महसूस करेगा। और सेल्फ कंट्रोल कि अपने आप को, उसको किसी के रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है। अगर एक बच्चे को ज़्यादा दबा के रखा जाएगा, उसे डाउट हर चीज़ पे किया जाएगा, तो वो अपने सेम महसूस करेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। उसे डांटा जाएगा हर एक चीज़ के ऊपर, उसे टोका जाएगा तो खुद पे डाउट होगा और वो किसी डिपेंडेंस की तरफ जाएगा। वो डिपेंड होने लग जाए किसी भी चीज़ को, कि पूछने से, कोई काम करने से पहले पूछेगा, वो हर चीज़ क्यों कंट्रोल में आ जाएगा, अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा वो। तीसरा क्या है कि 3 ईयर से 6 ईयर प्री स्कूल, जिसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अगर किसी बच्चे को अगर खुल के एक्सप्लोर करने दिया जा रहा है, किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं जा रहा, तो वो क्या करेगा, इंसेंटिव्स लेगा कि खुद से इनिशिएटिव लेगा, खुद से स्टार्ट करने की सोचेगा, एक्सप्लोर करने की चीज़ों को सोचेगा। इनिशिएटिव से डिसीजन मेकिंग, खुद के डिसीजन लेना स्टार्ट करेगा कि अगर वो कुछ रोक टोक नहीं है, वो खुद से एक्सप्लोर कर रहा है, अपनी चीज़ें खुद करेगा, अपने रूम ठीक से रखेगा, सब चीज़ वो किस में आएगा कि वो
डिसीजन मेकिंग में उसमें हेल्प करेगा। उसके बाद में दूसरा बच्चा उसी टाइम पे क्या करेगा, गिल्ट, फियर ऑफ द पनिशमेंट, फियर ऑफ पनिशमेंट, अगर कुछ गलत करता है तो अगर उसके पेरेंट्स पनिशमेंट देते हैं तो वो उसके नेगेटिव आउटकम्स के अंदर आएगा। उसके बाद में 6 से 12 ईयर में स्कूल एज में क्या हो गया, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। तो 6 से 12 ईयर में क्या होगा कि इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, कि हार्ड वर्क और अचीवमेंट, कि इंफीरियरिटी, लो इन कॉन्फिडेंस। अगर पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, सॉरी वो इसकी थर्ड नहीं, वो फोर्थ स्टेज थी, जो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको थर्ड बताई वो फोर्थ थी। तो हार्ड वर्किंग और अचीवमेंट, अगर बच्चा पॉजिटिव आउटकम और नेगेटिव आउटकम के बारे में बात करते हैं तो अगर वो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी एज ग्रुप में होगा, 6 से 12 की एज ग्रुप में होगा, तो हार्ड वर्किंग और अचीवमेंट की अचीवर्स होगा वो अपने वर्क को लेके, क्योंकि वो किसी चीज़ पे फुली डिपेंडेंट नहीं है तो वो अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएगा उन सब चीज़ों को, और वही है। उसके बाद में लो कॉन्फिडेंस होगा, अगर वो नेगेटिव आउटकम उसे बार बार रोका टोका जा रहा है, उसे पनिशमेंट का डर होगा किसी भी चीज़ का, अगर वो बाहर से प्रेशर फील करेगा तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका क्या होगा, डाउन होगा। उसके बाद में फिफ्थ स्टेज कौन सी है, 12 से 18 ईयर एडोलेसेंस, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, कि आइडेंटिटी, बच्चे की ये एज कौन सी, 12 से 18 में बच्चा अपनी कोई सेल्फ आइडेंटिटी बनाना चाहता है, कि खुद की एक आइडेंटिटी बिल्ड करता है, कि वो अपने आप को फ्यूचर में किस आइडेंटिटी में देखना चाहता है। ये अपनी कौन सी एज होती है कि जिसमें हमारी 12th पास हो जाती है, 12th के बाद की होती है या 10th के बाद की, जिसमें हम अपनी स्ट्रीम्स चूज करते हैं, अपने आप की एक आइडेंटिटी बनाते हैं कि आगे चल के मुझे इस फील्ड में काम करना है, मुझे इस फील्ड में कुछ अचीवमेंट्स करनी है। तो उस टाइम पे बच्चा क्या करेगा कि अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करेगा। दूसरी ओर जिस बच्चे का नेगेटिव आउटकम, जिसको पहले से प्रेशराइज किया जा रहा है, अपने आप पे सेल्फ डाउट है, वो रोल कन्फ्यूजन में रह जाएगा, उसे यही नहीं पता होगा। अभी भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, उन्हें कौन सी जॉब की तैयारी करनी चाहिए, उन्हें क्या करना है अपनी लाइफ में, उन्हें बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो जैसे भी टीचिंग लाइन में ये सबसे ज़्यादा होता है। टीचिंग लाइन में क्या होता है, कुछ होते हैं बाई चॉइस टीचर, कुछ होते हैं बाई चांस टीचर। बाई चांस टीचर का मतलब होता है कि जिसको कहीं पे भी जॉब नहीं मिले वो टीचिंग में घुसने की कोशिश करता है बीएड करने के 2 साल के बाद में, कि हमारे पास एक लाइसेंस बन गया कि जिसके अंदर के हम क्या कर सकते हैं कि बीएड करने के बाद में हम टीचिंग के एग्जाम दे सकते हैं। तो जो अच्छे से बीएड करके या फिर अपनी चॉइस से बीएड करता है, अपनी चॉइस से जो टीचर बनना चाहता है, वो बाई चॉइस टीचर होता है, बाई चांस टीचर होता है। जिसे क्या होता है, जिसे अपने डिसीजन क्लियर नहीं होते, वो ही इस फील्ड में फिर ऐसे होते, ठीक है। उसके बाद में स्टेबिलिटी, आइडेंटिटी एंड द कॉन्फिडेंट, अगर जिसने अपनी चॉइस से अपने फील्ड चूज करी है, सब चीज चूज करी है, अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करी, वो कॉन्फिडेंट होगा, वो बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंट होगा। उसके बाद कंफ्यूजन ऑन इनस्टेबिलिटी, अगर इनस्टेबिलिटी भी आएगी, क्योंकि जिस चीज़ को अगर वो अच्छा ही नहीं लगता जो काम करना, आपने देखा होगा कि लोग जो ड्यूटी जाते हैं पर उनका मन नहीं करता ड्यूटी जाने का, वो खुद अलग करना चाहते हैं, और उस चीज़ के बाद में क्योंकि उन्हें उस चीज़ की क्लियरिटी ना होने की वजह से, और वो अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे वो चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद में 18 से 25 ईयर के में जो हमारे किसी एडल्टहुड की है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, क्लोज रिलेशनशिप एंड लव, लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, कि जब इंटीमेसी और आइसोलेशन की जिस टाइम पे वो क्लोज रिलेशन अपने किस में अपना रोल आइडेंटिफाई कर चुका, उस टाइम पे क्या हो गया कि अपने लाइफ में सेट हो गया, करियर में सेट हो गया। उसके बाद में उसकी एज आती है अब कौन सी, कि परिवार बनाने वाली एज आती है। तो परिवार बनाने वाले में अगर एक बंदा सक्सेसफुल है, अपनी जॉब में सब अच्छा कर रहा है, अपना खुद की एक आइडेंटिटी बिल्ड कर चुका, अपने पैरों पे खड़ा है, तो उसका क्या होगा कि उसकी रिलेशनशिप भी सही होंगे, क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेबल होगा, कि सब लोग उसके, क्योंकि उसमें नेगेटिव चीज़ें तो है ही नहीं। नेगेटिव चीज़ें इन द सेंस उसके बिहेवियर की बात नहीं कर रहा मैं, नेगेटिव इन द सेंस कि अपना किस में, सोसाइटी में वो क्योंकि लोगों से बात करेगा, जहाँ पे एक बच्चा नॉर्मली इसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, वो लोगों से बात नहीं कर पाए, अपोजिट जेंडर से भी बातचीत नहीं कर पाते, तो वो सब चीज़ें कैसे होते हैं। अगर वो सब चीज़ों में स्टेबल है तो आराम से उसे फ्रीडम होगी कहीं भी जाने की, इंडिपेंडेंस वो पहले से ही है, तो वो सब चीज़ें हैं, तो उसके अंदर उसको इंटीमेसी और लव मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। और इसमें यहाँ पे वो क्या कर रहा है, लोनलीनेस, कि बंदा अकेला रहने लग जाता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी बिल्ड नहीं होती, तो वो अपने आप को दबा हुआ महसूस करता है, अपने आप को लेस अचीवर महसूस करता है, ठीक है। उसके बाद में 25 to 60 ईयर एडल्टहुड में है कि जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन, कि प्रोडक्टिव, केयर फॉर द अदर्स और सेल्फ सेंटर्ड और स्टेगनेशन, कि इसका मतलब क्या होता है, जनरेटिविटी और स्टेगनेशन का मतलब क्या होता है। 25 से 60 की उम्र में अगर उसमें पॉजिटिव आउटकम्स कौन कौन से आ सकते हैं, 25 से 60 की उम्र में पॉजिटिव आउटकम होंगे कि वो प्रोडक्टिव और केयर फॉर अदर्स,
क्योंकि वो प्रोडक्टिव करेगा, क्यों, अपनी फील्ड में सेटल है, परिवार उसका सेटल, उसके बाद में उसका काम क्या बच गया कि अपने फील्ड में ही आगे 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 काम बढ़ता जाना, अपने फील्ड में ही आगे काम करना। और उसके बाद में दूसरा क्या होगा, स्टेगनेशन। दूसरी साइड जहां नेगेटिव आउटकम होंगे, स्टेगनेशन का मतलब होता है कि एक जगह रुक जाना, कि ग्रोथ भी रुक जाएगी। और उसके बाद में जो सेल्फ सेंटर्डनेस हो गए कि खुद के अराउंड ही घूमना, खुद की जो ही चीजें होंगी उन्हीं को फुलफिल करना। उसके बाद में 60+ ईयर्स में जाके क्या होगा, ईगो, इंटीग्रिटी और डिस्पेयर, कि विजडम और सेटिस्फैक्शन और रिग्रेट और डिस्पेयर। कि विजडम के मतलब 60 के बाद में जब रिटायरमेंट की एज आ जाती है, रिटायरमेंट के बाद में क्या होगा कि फिर अपना जो भी एक्सपीरियंस है उसको अपने किस में, विजडम में, अपनी अचीवमेंट के तौर पे वो क्या करेगा, अपने आसपास बताएगा, सब चीज़ करेगा। और दूसरे ओर जो नेगेटिव आउटकम्स उसके होंगे, हो सकते हैं इस एज में जाके किसी के भी, तो उसके नेगेटिव आउटकम क्या होंगे कि वो रिग्रेट करेगा, रिग्रेट महसूस करेगा, इस इन द सेंस कि मैं इस टाइम पे ऐसा कर लेता, कि अगर मैं 20 की एज में अगर थोड़ा और पढ़ लेता। क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी कि अपने आसपास कोई भी होते हैं कि यार मैं उस टाइम पे थोड़ा सा पढ़ लेता, उस टाइम पे अगर मैं ये डिग्री कर लेता, उस टाइम पे मैं इस डिप्लोमे में चले जाते, या मैं वो जॉब नहीं छोड़ता, या फिर वो काम नहीं करता, तो आज मैं यहाँ पे नहीं यहाँ पे होता। तो वो कौन से अपने रिग्रेट की एज आ जाती है 60+ में, जब रिटायरमेंट पे आते हैं, और अपने आप को क्या डिसअपेयर, दबा हुआ महसूस करेगा, उस टाइम पे फेलियर महसूस करते हैं अपने आप। ठीक है, तो ये कौन सी इरिक रिएक्शन की 8 स्टेजेस थी, उनके बारे में हमने पढ़ा है। तो उसके बाद में नेक्स्ट सेक्शन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द नॉट करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। कि डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, इज नॉट करेक्ट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, प्रिंसिपल ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस ये भी है, प्रिंसिपल ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ पैटर्न, कि यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, सबका पैटर्न यही होता है कि चाहे इन्फेंसी, चाहे अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज, यही सबका एक सिमिलर पैटर्न होता है कि बढ़ने का। कि बच्चा एक बार क्या, यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब क्या होता है कि एक बार चलने से पहले बच्चा क्या क्रॉल करेगा, क्रॉल करने पहले वॉक करेगा, वॉक करने नहीं सॉरी सबसे पहले बच्चा क्या होगा, बैठना सीखेगा, फिर क्रॉल करेगा, वॉक करेगा, फिर रन करेगा। तो ये क्या एक पैटर्न, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई भी देश में हो, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि पहले बच्चा वॉक कर रहा है फिर क्रॉल कर रहा है, ऐसा नहीं होता। कि ये सब ये क्या है, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है सबके लिए। तो लास्ट वाला एक ही ऑप्शन बचता है कि प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसीडिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स। अगर इसी को उल्टा कर दें कि प्रिंसिपल ऑफ द प्रोसीडिंग फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, तो ये चीज सही हो जाती। बट यहाँ पे स्पेसिफिक टू जर्नल है तो ये चीज गलत है, ये डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में नहीं आता। ठीक है, विच ऑफ द थॉट ऑफ स्कूल्स इन द साइकोलॉजी ऑल्सो कॉल्ड द ब्लैक बॉक्स थ्योरी। कि ब्लैक बॉक्स थ्योरी और कौन से थॉट्स को कहते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय विचार ब्लैक बॉक्स की थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ब्लैक बॉक्स की थ्योरी किस चीज पे बेसिस होते हैं, पहले एक थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि ब्लैक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये मैंने बना दिया, इसके अंदर सब कुछ ब्लैक है। ब्लैक का मतलब क्या होता है, ब्लैक का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं दिखना, किसी चीज़ को बिल्कुल भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कि आइडेंटिफाई करने का इन द सेंस कि उस चीज़ के अंदर क्या है, कि अब किसी चीज़ को हम एसआर से लगा के चलते हैं, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। स्टिमुलस का काम क्या होता है कि चीज़ों को अंदर डालना, रिस्पॉन्स को क्या नाम होता है कि स्टिमुलस की वजह से क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आउटकम, कि जो आउटकम होते हैं। ठीक है, आउटकम्स होते हैं, इनकम्स होते हैं। उसके बाद स्टिमुलस जाने के बाद में हमारे माइंड में क्या थिंकिंग चल रही है, क्या परसेप्शन है, कौन सी चीज़ें चल रही हैं, क्या थॉट्स चल रहे हैं, उन चीज़ों का हमें कोई आइडिया नहीं रहता, जिनको हम देख के नहीं बता सकते। और उसके बाद में इनसाइट के बाद में कुछ अचीव होने के बाद में, कुछ अंदर फैक्ट्स होने के बाद, रियलाइज होने के बाद में जो हमारा आउटकम्स होता है, उसके बीच के प्रोसेस है। जो ये डॉट है एसआर के बीच में जो डॉट है, यही क्या है, एक ब्लैक बॉक्स है। और एसआर हमने कहाँ बिहेवियरिज्म में पढ़ा था, तो आंसर क्या है, बिहेवियरिज्म। ठीक है, समझ में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड मेंटल हेल्थ, कि गुड मेंटल हेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड मेंटल हेल्थ, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। ठीक है, एबिलिटी टू एडजस्ट, कि एडजस्ट करना, हाँ भाई है,
अगर किसी गुड मेंटल हेल्थ का या अगर हमें एडजस्टमेंट है हमारे अंदर किसी टूवर्ड द सिचुएशन, टूवर्ड द पर्सन, किसी भी टूवर्ड द फैमिली, किसी के प्रति भी हमारा क्या है कि हम अच्छे से उसमें एडजस्ट होने के लिए, एडजस्टमेंट एक गुड मेंटल हेल्थ का कारण है। इमोशनल मैच्योरिटी भी एक गुड मेंटल हेल्थ का कारण है। उसके बाद में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हमारा किसमें, गुड मेंटल हेल्थ की जो इंडिकेटर है, जो कि दर्शाता है कि हाँ गुड मेंटल हेल्थ है इस पर्सन की। उसके बाद में इंटॉलरेंस, असहनशीलता, ये कौन सा, नेगेटिव। ये कैसा ऑप्शन दिख रहा है आपको, नेगेटिव। एक और चीज बता रहा हूं कि पेडागोजी में जिस टाइम पे आप आंसर्स अटेम्प्ट करते हो उस टाइम पे देखना कि जो भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उस पे अपने आप को रख के देखना। जो भी टीचर्स, जो कि आपके सेकंड पार्ट में आएंगे, जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो एज ए टीचर आप कैसा, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को आप में क्या करना है, उन क्वेश्चंस में अपने आप को उस जगह रख के, और जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखे, जिसको जो ऑप्शन आपको पॉजिटिव दिखे उसको मार्क कर देना, जो नेगेटिव दिखे उसे हटा देना। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा है, इंटॉलरेंस। स्केल 1 इन कैटल्स कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर होम, कि कैटल संस्कृति मुक्ति बुद्धि परीक्षण की मापन 1 किसके लिए बनाई गई है, कि कैटल ने अलग अलग स्केल्स दिए गए हैं, 1 2 3 करके 3-4 स्केल दिए गए हैं, उनके बेसिस पे पूछा है कि उनका कैटल 1 है, स्केल नंबर 1 है, वो कौन से एज ग्रुप के लिए है, कि फॉर 8 to 12 ईयर मेंटल डिफेक्ट पर्सन, फॉर 4 to 8 ईयर ऑफ द मेंटल डिफेक्ट पर्सन, फॉर 12 to 15 ईयर्स मेंटल डिफेक्ट पर्सन, 2 to 4 ईयर द मेंटल डिफिशिएंट पर्सन, कि जिसके मेंटल डिफेक्ट होते हैं, कि जिसमें मेंटल डिफिशिएंसी होती है, उनके लिए इन्होंने कैटल ने क्या है स्केल्स बनाए थे, स्केल 1 2 और 3 3 स्केल्स बनाए थे। तो उन स्केल्स पे तो उन्होंने अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग स्केल्स बनाए थे। तो इन्होंने पूछा है कि जो कैटल का स्केल 1 था वो कौन से एज ग्रुप के लिए था, तो इनका जो स्केल 1 था वो कौन सा, 4 to 8 ईयर, जिसमें जो 4 to 8 ईयर के पर्सन होते हैं जिसमें मेंटल डिफिशिएंट है, जो मेंटल डिफिशिएंसी जिसके अंदर है, उनको जांचने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए वो चीज़ें बनाई गई थी। तो आंसर क्या है कि 4 से 8 साल। उसके बाद में इनके स्केल्स हैं कि स्केल 1 नॉन वर्बल एंड द पिक्टोरियल है, उसके बाद में सुटेबल फॉर द यंग चिल्ड्रन और इंडिविजुअल विद द कोग्निटिव इंपेयरमेंट, कि जिसके अंदर संज्ञानात्मक जिसे दिमाग के अंदर, ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड। ठीक है, मेजर और द बेसिक पैटर्न रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि मेजर प्रॉब्लम को किसमें, कि एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करता है, कि एक जो रिपीटेटिव पैटर्न होते हैं, पैटर्न किससे बनते हैं, कि जब अलग अलग चीजें, जैसे आपने देखा होगा कि डॉट 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 डॉट, उसके बाद सर्कल 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 सर्कल, उसके बाद आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग का जो पैटर्न है वो एक डॉट लाइन का पैटर्न है, उसके बाद में फिर सर्कल वाला पैटर्न है, उसके बाद में 2-2 का ग्रुप का पैटर्न बना हुआ है। तो ये क्या है कि पैटर्न क्या होता है, जब सिमिलर चीजें जब दिखती है ना तो उनका एक जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम पैटर्न बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है, उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके फिर देखता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम है, उसके बारे में बताता है। उसके बाद में उन्होंने स्ट्रक्चर दिए, कैटल्स के 3 टेस्ट है, स्केल 1, फिर एज ग्रुप 4 to 8, उसके बाद में एज ग्रुप स्केल 2 किसके 8 to 14 और एडल्ट्स विद द एवरेज इंटेलेक्ट, उसके बाद में स्केल 3 है फॉर द सुपीरियर इंटेलिजेंस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, कि प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी का कौन सा ऑर्डर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से कि क्रिएटिविटी का कौन सा मेथड, कौन सा सीक्वेंस हो सकता है, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कौन सी चीज, कि आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि सबसे पहले से लास्ट में क्या होता है, वेरिफिकेशन होता है हर एक चीज का। जैसे आपके एग्जाम के पैटर्न में भी यही है कि लास्ट में सबसे ज्यादा क्या होगा, कि जब सबसे लास्ट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो वो ऑप्शन सबसे पहले बाहर निकाल दो जिसके अंदर लास्ट में वेरिफिकेशन नहीं है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है कि इनसाइट में लास्ट में वेरिफिकेशन है, इसमें भी है और इसमें वेरिफिकेशन है, इंक्यूबेशन है इसमें, ये लास्ट में नहीं है, तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद में
एग्जाम स्टार्ट करने के बाद में आपने क्या किया होगा, सबसे पहले क्या करी होगी, प्रिपरेशन की होगी। तो जिसमें पहले प्रिपरेशन नहीं है वो वाला निकाल दो। पहले प्रिपरेशन किसमें नहीं है, अंतर्दृष्टि, बाकी इसमें भी तैयारी, इसमें भी तैयारी है, ठीक है। तो हमारे कितने, 2 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए। अभी कौन सा 50-50 हो चुका है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, तो इसमें देखते हैं। अब हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके। 2 ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद में प्रिपरेशन, इनसाइट, इंक्यूबेशन एंड वेरिफिकेशन, ठीक है। प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट एंड वेरिफिकेशन। तो इसमें पहले वाला दोनों सेम है, प्रिपरेशन, लास्ट वाला वेरिफिकेशन सेम है। अब 2 में है कि इनसाइट होगा या इंक्यूबेशन होगा। इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि हमें किसी चीज़ पे थिंकिंग करते हैं, और इनसाइट का मतलब होता है, कि उसका, आपने इनसाइट लर्निंग गैसल्टवाद की थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें क्या होता है, आहा मोमेंट आता है कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमें लर्निंग का किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर जब हम सोचते हैं तो उसका सडन जो रिएक्शन होता है, सडन जो सॉल्यूशन मिलता है, उसे हम इनसाइट बोलते हैं। तो उसी इनसाइट के बेसिस पे देखो कि पहले आप सोचोगे या आपको पहले सॉल्यूशन मिलेगा। पहले सोचोगे, सोचने को क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पहले आएगा या फिर आपको सॉल्यूशन पहले आएगा। कि आपने प्रिपेयर किया, सबसे पहले प्रिपेयर किया, उसके बाद में आपने इंक्यूबेशन किया। इंक्यूबेशन मतलब उस चीज़ पे थिंकिंग प्रोसेस किया। उसके बाद में क्या होगा, इनसाइट। थिंकिंग के बाद में उस प्रॉब्लम का क्या मिला, सॉल्यूशन मिला। उसके बाद में वेरिफिकेशन। तो आंसर नंबर 3, ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम इज द नॉट रिलेटेड विद द ऑपरेट कंडीशनिंग। ऑपरेट कंडीशनिंग से कौन सी रिलेटेड नहीं है। सेम अभी लास्ट वाले में मैं एक चीज रिपीट करके गया हूं, जल्दी से जल्दी बताओ कौन सी चीज थी। गैसोल्ट की बात करी थी हमने, गैसोल्ट में किसकी, इनसाइट की बात करी थी। इनसाइट ही इसका ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे इसके ऑप्शन है। कौन से, कि रीइंफोर्समेंट, स्पॉन्टेनियस रिकवरी और एक्सटेंशन, ठीक है। Who introduced the learning disability word very first for the children suffer from the various learning problem। वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित होते हैं, उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इनका सर्वप्रथम जो साइंटिस्ट थे वो कौन से थे, जिन्होंने सबसे पहले लर्निंग डिसेबल्स की बात करी थी। लर्निंग डिसेबल्स के बारे में सबसे पहले स्मेल किर्क ने सबसे पहले इनके बारे में बताया था। तो ये जो ऐसे क्वेश्चन, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इनको अपने नोटबुक में नोट कर लेना और बार बार इनका रिवीजन करते रहना। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट द सपोर्टर ऑफ व्यू अबाउट द साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ द सोल। कि सोल की बात कौन करता है, कि साइकोलॉजी एज ए सोल की बात कौन सा नहीं करता। साइकोलॉजी इज नॉट द सपोर्टर ऑफ द साइकोलॉजी। जैसे हमने किसमें, रियलिज्म वगैरह में पढ़ते हैं, तो किसकी बात पढ़ते हैं हमने, सोल की बात पढ़ते हैं कि वो आत्मा, साइकोलॉजी क्या, कि आत्मा मानते हैं, कि मनोविज्ञान के रूप में, आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को, विचारधारा का समर्थक कौन नहीं है, ठीक है। इसमें एक आंसर हमने पहले कल पढ़ा था, उस टाइम पे देखो आप, उस वाले कल हमने कौन से एक आंसर्स को हमने कल, वो यही क्वेश्चन हमारे पास 2 बार आया था, 2 बार आया था यही क्वेश्चन। स्ट्रक्चरलिज्म की जिसके बात करी थी वो कौन थे, विलियम वुंड जी ने बताया था कि ये ही किसमें बिलीव नहीं करते, किसमें, सोल में बिलीव नहीं करते, ये स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं। तो इनका आंसर जो कि सबसे डिफरेंट कौन सा है, प्लेटो, एरिस्टोटल और डिकेट्स, जो किन से एसोसिएटेड हैं, जो साइकोलॉजी ऑफ सोल से रिलेटेड है, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। कि इन विच ब्रांच ऑफ द फिलोसफी साइकोलॉजी देयर इज ए स्कोप ऑफ स्टडी टेलीपैथी, रीबर्थ एटसेट्रा। कि कौन सी साइकोलॉजी है जिसके अंदर हम किसकी, रीबर्थ की, टेलीपैथी की बात करते हैं, तो पुनर्जन्म की जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन से देखें, नामों से पता चल जाएगा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल में बातें किस चीज की होंगी, रीबर्थ वगैरह की कोई बात आपको दिख रही है यहाँ पे, दैहिक शरीर से रिलेटेड, फिजियो यानी शरीर से रिलेटेड होगा, तो इसमें कोई चीजें दिख रही है, यह हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद में क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिक साइकोलॉजी का नैदानिक, किसी प्रॉब्लम का डायग्नोस करके उसका क्या करते हैं, उसका डायग्नोस करके ही उसका निदान करते हैं, उसको प्रोग्नोस वगैरह करके आइडेंटिफाई करके किसी प्रॉब्लम का। तो प्रॉब्लम वाली कोई चीज़ दिख रही है यहाँ पे, पुनर्जन्म, रीबर्थ की बात हो रही है। रीबर्थ की क्लिनिकल साइकोलॉजी से कोई लेना देना है
नहीं है, नैदानिक से। उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम किसकी बात करते हैं, किसी चीज़ की डेवलपमेंट की, कि हाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कि हमारे थॉट्स का, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो वहाँ पे रीबर्थ का कोई कॉन्सेप्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। उसके बारे में पैरा साइकोलॉजी, पैरा साइकोलॉजी एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है जो किस चीज़ से, रीबर्थ और टेलीपैथी से है, कि अति निंद्रिय मनोविज्ञान पे किसकी बात कर रहे हैं हम, पुनर्जन्म और टेलीपैथी की बात कर रहे हैं। कि अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इन विच स्टेज चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड हाइपोथेसिस एंड गेटिंग थिंकिंग एबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट। कि जीन पियाजे की अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पना को समझने के तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। चार ऑप्शंस है इसमें, एज ग्रुप दिया गया है कि जो इनकी 4 स्टेज थी। 4 स्टेज कौन सी थी, एसपीसीएफ, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन। कॉन्क्रीट, सेंसरी मोटर्स, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो उसमें सबसे लास्ट वाली स्टेज क्या थी, कि जिसके बारे में हम किस चीज़ की बातें करते हैं लास्ट स्टेज में, फॉर्मल ऑपरेशनल में किसी थिंकिंग की बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, जहां पे हम किसकी हाइपोथेसिस का कल बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना करना, किसी चीज़ का सोचना, कि आगे सोचना, उसके बाद में उस पर काम करके उसको ट्रू और नल बताना है कि सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स उस पर देना। ये हमारा किसमें साइंटिफिक रिसर्च पढ़ रहे थे उस टाइम पे मैंने बताया था कि हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, परिकल्पना, यानी लॉजिकल थिंकिंग करके किसी चीज़ पे थिंकिंग करना ही किसमें आएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ थिंकिंग एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो थिंकिंग एबिलिटी किसमें, 1115 ईयर में कौन सी आएगी, फॉर्मल ऑपरेशनल। कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजी स्टडीज अबाउट द मेंस थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन। कि किसमें थिंकिंग, मेमोरी और लैंग्वेज परसेप्शन किसके बारे में बात करता है, कि ह्यूमनिस्टिक के बारे में, अबनॉर्मल, क्लिनिकल नहीं, सब चीज़ें किससे, हमारे संज्ञान से, हमारे कॉग्निशन से एसोसिएटेड है। तो आंसर क्या होगा कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी गिवन बाय द कैचमर। कैचमर के द्वारा दी गई पर्सनैलिटी के टाइप्स में से कौन सा नहीं है, कि इन्होंने सुडोलकाय, कलात्मक, लंबकाय और गोलकाय। ठीक है, तो आपने बॉडी टाइप्स की बात कर रहे हैं कि बॉडी टाइप में पर्सनैलिटीज होती हैं, उस पर्सनैलिटीज में कौन सा इसका टाइप नहीं है, नोट पूछा है यहाँ पे। नोट द टाइप ऑफ द पर्सनैलिटी गिवन बाय द कैचमर। कैचमर ने कितने 3 टाइप के पर्सनैलिटी दी थी, जिसमें किसमें एथलेटिक, एस्थेनिक और पिनाकाइट। कि यहां से देखो हिंदी में आपको समझ में आ रहेगा, सुडोलकाय, लंबकाय मतलब टोलेस्ट, टोलर, गोलकाय मतलब थोड़ा हेल्दी टाइप। उसके बाद में एक ही किसमें एस्थेटिक की बात कर रहे हैं, जिसमें किसमें कलात्मक, कलात्मक इसका पार्ट नहीं है। क्या विथ व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ द मोरल डेवलपमेंट स्टेज, हेटेरोनॉमी, रेसिपिसिटी गिवन बाय जीन पियाजे। कि जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था प्रायतता अन्योन्यता का आयु समूह है। कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि यहाँ पे पियाजे के मोरल डेवलपमेंट की बात हो रही है। पियाजे की मोरल डेवलपमेंट की बात हो रही थी। पियाजे के मोरल डेवलपमेंट में उन्होंने 2 टाइप की बताई थी, हेट्रोनिमस और ऑटोनॉमी की बात करी थी। ऑटोनॉमस 2 टाइप की स्टेजेस दिखी थी। तो उनका एज ग्रुप बताया था। एज ग्रुप कहाँ से, कि जिसके अंदर किसमें, हेट्रोनॉमी में। हेट्रोनॉमी में हेट्रोनॉमस जो एज ग्रुप बताया था उसके अंदर क्या होता है कि बच्चा सब चीज़ों को क्या मानता है, कि आउटसोर्स मानता है। आउटसोर्स का मतलब होता है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो सोसाइटी के जो कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, जिनको हम अनचेंजेबल रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जो कि अनचेंजेबल होते हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते, ये किसी बाहरी से जो हमारे ऊपर लगाए गए हैं, जैसे सरकार लगा लो किसी से, ये अनचेंजेबल होते हैं। जो सही होता है वो सही होता है, गलत होता है वो गलत होता है, गलत के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। वो सब चीज़ें कि रूल्स आर रूल्स,
किसमें, हेटेरोनॉमी में ये सब चीज़ें डिसाइड होती है। तो इसका एज ग्रुप कितना होता है, 5 to 8 ईयर्स होता है, कि 5 से 8 साल का बच्चा होता है। कि वो उसका मोरल में क्या होता है कि जो चीज़ें सही हैं वो सही हैं, जो गलत है उसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए। वही सब चीज़ किसमें, हेटेरोनॉमी में बात करते हैं। कि रूल्स आर रूल्स, रूल्स आर सुप्रीम, रूल्स आर रूल्स अप्लाई किसके द्वारा किए जाते हैं, कि जो बाहर की, जो कुछ भी लगा लो, बाहर का जो गवर्नमेंट हो गया, अपने पेरेंट्स हो गए, कि बाहर के लोग कि खुद रूल्स को डेवलप नहीं कर सकते, पर जैसे वो ऑटोनॉमी में आते हैं तब वो बोलते हैं कि रूल्स को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, रूल्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। और क्या होता है कि बंदा अपने अकॉर्डिंग रूल्स डिसाइड कर सकता है, अपने कोड ऑफ कंडक्ट बना सकता है। वो सब चीजों की बात हो रही है। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन नोट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन, कि लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रंस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो प्रत्यक्षीकरण की प्रभाविता, सांवेगिक अस्थिरता, अव्यवस्थित अवधान, आवेगित। तो इनमें से जो मैंने वर्ड्स मार्क किए हैं वो आपको कैसे वर्ड्स लग रहे हैं, पॉजिटिव लग रहे हैं, नेगेटिव? देखो, अस्थिरता नेगेटिव वर्ड है, अव्यवस्थित नेगेटिव वर्ड है, आवेगिता नेगेटिव वर्ड है, इम्पल्सिविटी क्या कौन सा नेगेटिव वर्ड है ना। तो इसमें से एक ही है जो पॉजिटिव वर्ड दे रहा है, प्री कैप्चुअल इफेक्टिवनेस की प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता। हमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन, की लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। अगर जो किसमें सामयिक, जिसमें प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता हो गई, कि डायरेक्ट किसी चीज को इफेक्टिवली किसी चीज को देख सकता है, किसी चीज को पहचान सकता है, तो उस चीज के लिए अगर किसी बच्चे में, तो वो उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। ठीक है। व्हाट इज द IQ रेंज ऑफ द सीवियर मेंटल रिटार्डेशन चाइल्ड, की IQ रेंज सीवियर मेंटल रिटार्डेशन चाइल्ड की कौन सी हो सकती है। तो लास्ट वाले ऑप्शन से देखते हैं कि ये किसका, बिलो 20, कल ही बताया था किसका, प्रोफाउंड का होता है, 20 to 35। ये किसमें, किसका, सीवियर का पूछा है, सीवियर में ये हो सकता है। उसके बाद में 31 तो 51 ये इसे एसोसिएटेड है, 50 से 60 कोई रेंज नहीं होती, और इससे ऊपर माइल्ड आता है। और देखो ये कुछ रेंजेस मेंशन किए कि माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन 50 से 70 होता है, जहां पे हमारे ऑप्शन में 60 था, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो 50 से 70 कैन डेवलप द बेसिक एकेडमिक्स एंड द सोशल स्किल्स, जो इनके फंक्शनिंग और कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में। उसके बाद में सीवियर से ऊपर मॉडरेट आता है मेंटल रिटार्डेशन, जिसमें 35 to 50 होता है, कि लिमिटेड एकेडमिक प्रोग्रेस नीड सपोर्ट, कि सपोर्ट के साथ अगर वो थोड़ा सा अगर उसे सपोर्ट मिले तो अपने एकेडमिक्स में अच्छा कर सकता है। उसके बाद में सीवियर मेंटल रिटार्डेशन कितना, 20 से 35। जो IQ रेंज होता है, जो एक स्केल द्वारा मापा जाता है, उससे है कि रिक्वायर कॉन्टिन्यूअस सुपरविजन फॉर डेली टास्क, कि डे टू डे टास्क परफॉर्म करने के लिए भी उसे क्या है, सुपरविजन की आवश्यकता है, किसी न किसी की उसे जरूरत पड़ने वाली है। प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन बिलो 20 और डिपेंडेंट इन ऑल एरिया, हर एक चीज में डे टू डे टास्क हो गया, कुछ भी चीज परफॉर्म करने में, हर एक चीज के लिए वो किस पे, दूसरों पे डिपेंड होता है। उसके बाद में किसका, 90 से लेके 110 तक क्या होता है, नॉर्मल IQ होती है। सबसे ज्यादा परसेंट मैक्सिमम यही होती है, नॉर्मल IQ। 140 होती है वो सुपीरियर होती है। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंटरेस्ट फ्रेंडशिप डेवलप टूवर्ड द सेम सेक्सुअल ग्रुप, कि विकास के कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है। कि सेम सेक्स के साथ हम सबसे ज्यादा किस टाइम पे फ्रेंडशिप करते हैं, सेम सेक्स जैसे लड़का लड़की के साथ, ना लड़का लड़के के साथ फ्रेंडशिप, और लड़की लड़की के साथ जैसे फ्रेंडशिप करते हैं सेम एज ग्रुप में, कि उस टाइम पे अगर हम अपोजिट जेंडर के साथ अगर हमें बिठा भी दिया जाता था तो वो पनिशमेंट लगती थी। वो एज ग्रुप याद करो जिस टाइम पे हम स्कूल्स में होते थे, स्कूल के अंदर हमें अगर अपोजिट जेंडर के साथ उस एज ग्रुप में बिठा दिया जाता था तो हमें क्या, सेम फील होता था, बेइज्जती फील होती थी। टीचर ऐसा करते थे कि जब हम बातचीत ज़्यादा करते थे तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, अपोजिट जेंडर के साथ स्टूल पे बिठा देते थे, जो टेबल से शेयर करने के लिए बोल देते थे। तो उस टाइम क्या होता था, सेम फील होता था, उस टाइम पूरे दिन चुपचाप रहते थे। तो वो सब चीज़ें कौन से एज ग्रुप में होंगी, तो 12 से 14, 15 से 18 ईयर, 10 से 12, 19 से 21। तो देखो
12 से 14 ईयर में क्या होती है, अपनी प्यूबर्टी हिट कर जाती है, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, अपोजिट जेंडर के प्रति हमें अट्रैक्शन होता है। सेम वही फेज यहाँ पे चल रहा है जहाँ पे अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो ये दोनों आंसर हो नहीं सकते। 19 से 21 ये तो हमारा किसकी सेम वही है कि ये इन सब दोनों से ज़्यादा है, तो ये आंसर वैसे हो नहीं सकता। तो कहाँ प्यूबर्टी हिट करने से पहले का ये टाइम होता है, तो वो टाइम कौन सा है, 18 से 12 ईयर का जो टाइम होता है, 10 से 12 ईयर का जो टाइम होता है टाइम पीरियड, उसके अंदर क्या होता है, हमारे सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप किस में, तो अपने सेम जेंडर में जो हमारी सबसे ज़्यादा फ्रेंडशिप्स होती है। निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोट द टाइप ऑफ द रियलिस्टिक थिंकिंग, कि कौन सा रियलिस्टिक थिंकिंग का पार्ट नहीं है। थिंकिंग का पार्ट चलो हम देखते हैं कि रियलिस्टिक थिंकिंग होती क्या है, उसके बारे में नोट द रियलिस्टिक थिंकिंग। तो इनमें से ओड वन आउट सेलेक्ट कर रहा है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इवेल्युएटिंग थिंकिंग और ऑटिस्टिक थिंकिंग। इन तीनों में कुछ अलग दिखा, चारों में से चौथा ऑप्शन कुछ अलग दिख रहा है आपको, जिसको मैंने अभी राउंड किया। सवाल इन चिंतन कि अभिसारी चिंतन, कि कन्वर्जेंट थिंकिंग, कि दूर तक का सोचना, उसके बाद में क्रिएटिव थिंकिंग, कि अलग अलग फैक्ट्स के बेसिस पे सोचना, उन सब चीज़ों के उसके बाद में आलोचनात्मक थिंकिंग, किसी एक प्रॉब्लम के ऊपर बैठ के उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस थोकना, उसके बाद में सवाल इन चिंतन की खुद के ऑटिस्टिक मतलब खुद के बारे में सोचना, खुद के बारे में। तो ये तीन क्या कर रहे हैं कि ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें हैं, ये कुछ समथिंग न्यू कर रहे हैं, कुछ न्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। बट यहाँ पे ओड वन आउट में क्या आ रहा है कि ऑटिस्टिक थिंकिंग मतलब सवाल इनके खुद के अंदर लीन होना, वही सब चीज़ें तो उसके अंदर, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच साइकोलॉजिस्ट वॉज नॉट सपोर्टेड ऑफ द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को कौन सा साइकोलॉजिस्ट सपोर्ट नहीं करता। बाकी तीन साइकोलॉजिस्ट होंगे वो किसको, मनोवैज्ञानिक, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक हैं, और एक है जो कि इनको सपोर्ट नहीं करता, तो वो कौन सा है। तो मैस्लो कौन सी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का है, उसके बाद में रोजर है, ऑथर कॉम्स है, कि मैस्लो के हायरार्की थ्योरीज भी पढ़ी थी जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वगैरह उन सब चीज़ों की बात हुई थी। बट फ्रॉयड है, सिगमंड फ्रॉयड है कि उनकी थ्योरी भी अलग है, तो वो किसमें, ह्यूमनिस्टिक में नहीं करते। उसके बाद में हु वॉज द प्रोफाउंडर ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म, कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके, ओड वन आउट में ये हमने निकाला था कि कौन स्ट्रक्चरलिज्म के फाउंडर हैं, प्रोफाउंडर, फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म किसकी बात करी थी, विलियम वुंड की बात करी थी, जो फादर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज द नॉट रिलेटेड टू द मोटिवेशन साइकिल, कि मोटिवेशन साइकिल के कौन सा इनके एसोसिएटेड नहीं, इनसे रिलेटेड नहीं है। तो कल हमने एक चीज पढ़ी थी NDI के बारे में पढ़ा था, तो फर्स्ट वर्ड देख लो, N भी है, D भी है, I भी है, इमोशन इसका नहीं है। 1 सेकंड से कम में भी होगा, जैसे कल के वाली चीजों को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे तो उसका कोई वो सेंस नहीं बनता, टाइम ही खराब होना है। कि द इमोशंस ऑफ फेयर एसोसिएटेड विथ विच बेसिक इंस्टिंक्ट, कि इमोशन ऑफ द फेयर एसोसिएटेड विच बेसिक इंस्टिंक्ट, कि भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, कि प्रतिकर्षण से, युयुत्सा से, शरणागत से, पलायन से। तो किसी में इमोशन ऑफ फियर, तो अगर हमें फियर लगता है तो किससे एसोसिएटेड होता है, कि जब हम डर लगता है तो हमारे अंदर क्या चीज़ आती है। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ का डर लगता है तो क्या होता है कि दो फैक्टर काम करते हैं, या तो जिस चीज़ से हमें डर लग रहा है ना उसको वहाँ से निकाल दो, या फिर हमें उस जगह से निकाल दो, कि दोनों में से एक को रिमूव करो। तो रिमूव को क्या करते हैं, एस्केप, एक को निकालना। तो सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड किससे, कि पलायन से है ये चीज़ एसोसिएटेड। उसके बाद में एस्केप से, कि जिस चीज़ से हमें डर लग रहा है, कि इमोशंस का संवेग जहाँ से जुड़ा हो, जहाँ से हमें डर लग रहा है, जिस ऑब्जेक्ट से, जिस थिंग से हमें डर लग रहा है, या तो वहाँ से उसे उस जगह से हटा दो, या हमें उस जगह से हटा दो, ठीक है। उसके बाद में अभी अपने नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस आएंगे जो किससे, सब्जेक्ट पेडागोजी से, कि विच इज द मेन पर्पज ऑफ द यूजिंग टीचिंग एड्स इन द साइंस, कि साइंस के अंदर ये नहीं है कि यहाँ पे साइंस लिखा हुआ है तो ये साइंस का ही क्वेश्चन है, ये आपके सब्जेक्ट का नाम जैसे
टीजीटी के हो तो हिंदी या फिर पीजीटी के हो तो आपके सब्जेक्ट का नाम देके भी पूछा जा सकता है कि मेन पर्पज ऑफ द यूजिंग टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स तो सभी सब्जेक्ट में यूज होते हैं ना। टू रिप्लेस द टीचर, टीचर को रिप्लेस करने के लिए नहीं। टू एनहांस द अटेंशन एंड द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, पॉजिटिव लग रहा है, हो सकता है। टू रिड्यूस द नीड ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, नहीं। टू फोकस ओनली ऑन द थियोरेटिकल नॉलेज, नहीं। अगर टीचिंग एड यूज कर रहे हैं तो थियोरेटिकल नॉलेज पे फोकस क्यों करेंगे, तो ये भी नेगेटिव है, रिड्यूस भी नहीं आएगा, तो आंसर कौन सा, बी है हमारा। उसके बाद में कौन सी शिक्षक विधि आत्म अवशेषण के माध्यम से सीखने पर जोर देती है। विच इज द टीचिंग इज मेथड एम्फेसाइज द लर्निंग थ्रू द सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी के हमने मॉडल्स के बारे में पढ़ा था, सारे मॉडल्स डिस्कस करे थे उस टाइम पे। डिस्कवरी मॉडल कौन से पे बेस होता है कि लेक्चर मेथड, नहीं, लेक्चर मेथड में डिस्कवरी की कोई बात नहीं हुई थी। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में भी डिस्कवरी की कोई बात नहीं हुई थी कि जो इस चीज़ को, जिस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म कर रहे हैं, जिस मॉडल्स को हमें क्या करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, किसी भी चीज़ को, एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना हो या किसी सिचुएशन को डेमोन्स्ट्रेट करना हो, तो उसमें डिस्कवरी की कोई बात नहीं। जो ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में है, अगर ये पेन है, मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा तो इस पेन के पॉजिटिव नेगेटिव्स के बारे में बताऊंगा। लेक्चर मेथड क्या होता है, लेक्चर मेथड खड़े होकर अपने लेक्चर डिलीवर कर दे, एक मास को, एक बड़ी गैदरिंग को इंक्लूड करना, वो सब चीज़ें। इंक्वायरी बेस्ड मॉडल में हमारे क्वेश्चनिंग होती है, मेथड में क्या होती है, क्वेश्चनिंग वगैरह होती है, तो ये भी हमारे डिस्कवरी नहीं। हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, कौन सा, ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक विधि के बारे किसकी बात करता है, हमारे आत्म अवशेषण के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज द की फीचर ऑफ द स्पाइरल कैरिकुलम। स्पाइरल कैरिकुलम का क्या होता है कि सर्पिल पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या होती है कि कंपोनेंट्स आर इंट्रोड्यूस वंस और कॉन्सेप्ट्स आर इंट्रोड्यूस वंस एंड नेवर रिविजिटेड, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स आर इंट्रोड्यूस एट द बेसिक लेवल एंड द एक्सप्लेन लेटर, फोकस ओनली ऑन द एडवांस टॉपिक, डज नॉट इंटीग्रेट विद द अदर सब्जेक्ट, ठीक है। तो चार ऑप्शंस है जिसको हमने पढ़ा, ये इधर हिंदी में, हिंदी वाले पढ़ लो। तो उस चीज में क्या है कि हमारे किसमें, सर्पिल कैरिकुलम के, जो स्पाइरल कैरिकुलम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्पाइरल कैरिकुलम क्या होता है, स्पाइरल आपने देखा हो, स्पाइरल बाइंडिंग होती है, तो आपने क्या देखा है कि स्पाइरल बाइंडिंग में जैसे ये चीज देखी होगी, तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारा स्पाइरल कैरिकुलम होता है, इसके अंदर सबसे पहले आपने एक एग्जांपल देखा होगा, एक चैप्टर है, कोई भी चैप्टर लगा लो, आपने देखा होगा कि वो 6th क्लास में भी, 7th में भी, 8th में, 9th में, 10th, 11th, 12th, क्या होता है उसके अंदर कि एक चैप्टर है वो 6th क्लास में भी उसी नेम से, 7th में भी है, 8th में भी, 9th, 10th, 11th, 12th सब में सेम नेम से है, बस नाम अलग हो सकता है पर कॉन्सेप्ट सेम है। पर क्या है, डिफिकल्टी लेवल उनका बढ़ता जाता है। जैसे लाइट चैप्टर है किसका, इसमें फिजिक्स का चैप्टर है, साइंस का चैप्टर, लाइट चैप्टर 6th क्लास में भी है, 8th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है, फिर उसके बाद में 10th में नहीं, 10th में है को, फिर 11th में ऑप्टिक्स वगैरह इन सब चीज़ों में चला जाता है। पर क्या देखते हो आप, सब चीज़ों में धीरे धीरे ग्रेजुअली उसमें अंदर क्या होता है कि उनका लेवल बढ़ता जाता है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। तो जहाँ पे जिस ऑप्शन में डिफिकल्टी लेवल की बात करी जा रही है जिसके बारे में, तो वही ऑप्शन आपका आंसर है। तो उसके अंदर कौन सा है, कॉन्सेप्ट आर इंट्रोड्यूस एट द बेसिक लेवल एंड एक्सपेंडेड लेटर, आंसर नंबर बी, कि अवधारणाओं की एक बुनियादी स्तर पर पेश किया जाता है और बाद में विस्तारित किया जाता है, ठीक है। Which of the following is an example of the psychomotor skills in science? Psychomotor, कल हमने किसके बारे में, कैप के बारे में पढ़ा था। कैप क्या होता है, कोग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन। तो आज किसके बारे में, साइकोमोटर डोमेन के बारे में पूछा जाता है। एनालिसिस डाटा, हैंडलिंग लैब इक्विपमेंट, अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, इवेल्यूटिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स, ठीक है। देखते हैं, डेटा का विश्लेषण करना, डेटा का विश्लेषण किस में, सी पे जाता है, किस पे, कोग्निशन पे जाता है। उसके बाद में वैज्ञानिक अवधारणा को समझना, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग किसका कीवर्ड है, अंडरस्टैंडिंग हमारा कोग्निशन का कीवर्ड है। उसके बाद में प्रयोगात्मक परीक्षणों का मूल्यांकन करना, मूल्यांकन किसका आता है कि ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़े होंगे, जिस टाइम हमने लेसन प्लानिंग करी थी उस टाइम पे पढ़े होंगे। तो ये क्या मूल्यांकन की बात करता है, मूल्यांकन किस में आता है कि हमारे अंडरस्टैंडिंग कोग्निशन लेवल में आता है, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बताया, प्रयोगशाला के उपकरणों को संभालना, कि जिसमें हमारा किसका फिजिकल टच का यूज हो रहा है, साइकोमोटर डोमेन का यूज है, उसी में का यूज करते हैं। कि विच प्रिंसिपल ऑफ द कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन एम्फेसाइज ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट अक्रॉस सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम के निर्माण में कौन सा सिद्धांत विषयों के बीच अवधारणा को एकीकरण पे जोर देता है। तो किसकी बात हो रही है,
कंस्ट्रक्ट्स एन एम्फेसिस ऑन द इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स को कॉन्टिन्यूटी क्या करता है कि चीज़ों को आगे बढ़ाता है, सीक्वेंस में चीज़ें एक दूसरे से अरेंज करती रहती हैं। उसके बाद में आर्टिकुलेशन, अभिव्यक्ति करना किसी की चीज़ के बारे में, वो करना बताना। उसके बाद इंटीग्रेशन का मतलब नाम ही क्या है, एकीकरण। क्वेश्चन में पूछा भी क्या है, एकीकरण के बारे में पूछा है, तो आंसर इज सी। तो कौन सा, एकीकरण। ठीक है, तो आज हमने कितने कि सबसे पहले तो ठीक है, तो क्लास खत्म हो चुकी है। तो सबसे पहले तो आप क्या बताओगे मुझे कि कितने मार्क्स आए आपके, कि आउट ऑफ 35 कि 35 से कमेंट्स में लिखोगे कि 35 आउट ऑफ कितने मार्क्स आपके आए हैं। उस मार्क्स को फिर उसके बाद में जो एक क्लास है, आप 1 घंटे में इसे देख लो, 1 घंटे के अराउंड एक क्लास हुई है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिले उन नोट्स को रिवाइज करना है। नोट्स यही मिलेंगे, इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी, उसको रिवाइज करने के बाद में जो क्वेश्चन नहीं आते उसे नोट डाउन करके और अपने सारे लिख लेना। उनकी एक 5 से 7 पेज की बनेगी, एग्जाम से पहले पूरे 20 दिन का पूरा पेडागोजी का रिवीजन हो जाए। जो क्वेश्चन नहीं आता उसे लिख लो, दिन में 1-2 बार देख लिया करो। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अभी भी बता रहा हूँ, 35 आउट ऑफ 35 आने की पूरी संभावना है, अगर ऐसे ही आप चलते रहे। थैंक यू, बाय बाय।